शिवानी ने वो 50 लाख का चेक आखिर किसे दिया होगा? आर्या ये सोचते हुए झट से बेड से खड़ी होते हुए बोली, जिसे भी दिया हो, ये कमीना खुद को समझता क्या है? ये मुझे पैसे देगा और मैं चुपचाप पैसे लेकर चलती बनूंगी। वो पैसे मैं इसके मुंह पर न मार दूं। साला कमीना, इसकी तो और उसकी वो चमची दीव, उसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। अचानक से उसे कल शिवाय की कही बात याद आई। उसने झट से टीवी ऑन किया, पर टीवी में सब नॉर्मल ही तो था। उसने अपना फोन ढूंढा, पर वो नहीं था। आर्या को कुछ गलत होने का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत वाही को फोन लगा दिया, पर वाही ने फोन नहीं उठाया। आर्या फोन बेड पर फेंक कर बैठ गई। तभी किसी ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और एक प्यारी सी आवाज आर्या के कान में पड़ी। गुड मॉर्निंग मम्मी। आर्या के परेशान चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो शिवांश को अपनी पीठ पर लिए उठकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, तुम अभी भी मुझे मम्मी बोल रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? शिवांश प्यार से बोला, क्योंकि मुझे मम्मा से अच्छा मम्मी लग रहा है इसलिए। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आर्या चलते हुए एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। शिवांश खुश होकर अपनी माँ के गालों पर किस करते हुए बोला, मम्मा आप कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो सो मच। आर्या चलते हुए कॉरिडोर की ओर ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली, शिवू मुझे आपसे सॉरी कहना है। मैंने आपसे पहले अच्छे से बात नहीं की ना। आई एम सॉरी बेबी। शिवांश खुशी से बोला, इट्स ओके मम्मा, शिवू ने आपको माफ किया, पर मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अब तक आर्या और शिवांश नीचे गार्डन में पहुंच गए थे। आर्या शिवांश को नीचे उतारते हुए बोली, ठीक है, मम्मा आपकी सब बात मानेगी, आप बताओ। शिवांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसका ये लुक देखकर आर्या को उसमें सेकंड शिवाय दिखने लगा। जब शिवाय कुछ गलत करने की सोच रहा हो, जो उसे मना किया गया हो, तब वो कुछ इसी तरह दिखता है। आर्या उसे वार्न करते हुए बोली, शिवू कुछ ऐसा वैसा मत बोलना। शिवांश ये सुन निराश हो गया। फिर वो अपनी आवाज में थोड़ा प्यार और थोड़ा एटीट्यूड घोलते हुए बोला, मम्मी आपने हाँ कह दिया है, अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। शिवांश की टोन सुनकर आर्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ये छोटा सा पिद्दी भर का लड़का इतनी मैनिपुलेटिंग आवाज में कैसे बोल सकता है? वो तो शिवांश को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। आर्या ने बेबस होकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो शिवांश पूरी जगह को गौर से देखते हुए बोला, मामा हम कहाँ हैं? आर्या ने अब जाकर जगह पर ध्यान दिया। उसने पूरी जगह को देखा। तो उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी हवेली थी। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा और सोचा कि सच वो कहाँ थे। कुछ देर उस जगह को ध्यान से देखने के बाद आर्या के दिमाग में अपने पिछले जन्म की कुछ यादें फ्लैश होने लगी। वो शिवांश से बोली, शिवू ये ओल्ड माहेश्वरी महल है। पहले सभी यहीं रहते थे, पर तब यहाँ इतना सब कुछ नहीं था। यहाँ पर से तो सड़क भी नहीं जाती थी, इसलिए सब यहाँ से दिल्ली की सबसे अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गए। शिवांश ने महल को देखते हुए पूछा, मम्मा मैं इसे क्या कहूँ? आर्या ने उस बड़े से आलीशान घर को देखा, जो शायद कुछ समय पहले ही रिनोवेट हुआ था, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रहा था। आर्या ने सोचा कि क्यों ना इसी घर से वो अपने और अपने बेटे के रिश्ते की शुरुआत करे। इसलिए वो शिवांश से बोली, ये हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। शिवांश मासूमियत से बोला, मम्मी डैडी का? आर्या अपने बेटे को अपने जवाब से मायूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, ये घर तो पापा का ही है ना, तो वो तो रहेंगे ही। अब तुम ये सब छोड़ो और अपनी वो बात बताओ जो मुझे माननी है। आर्या उसका ध्यान भटकाते हुए बोली। शिवांश ने पूरे बगीचे को अच्छे से देखा तो उसकी नजर पास में पड़े पानी के पाइप पर पड़ी, जिससे वहां जमीन पर कीचड़ जमा हो गया था। शिवांश खुशी से उस तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा मुझे पानी के साथ खेलना है, पापा मुझे हमेशा पानी खेलने से मना करते हैं। आर्या थोड़ा हिचकिचाहट से बोली, लेकिन शिवांश गुस्से से दूसरी तरफ पलटकर अपने हाथ बांधकर बोला, मम्मा शिवू को पसंद नहीं करती, वो मेरी एक विश भी पूरी नहीं करती। आर्या ने बेबस होकर अपने सामने खड़े इस शैतान बच्चे को देखा। शिवांश ने चुपके से अपनी नजर घुमाकर आर्या की तरफ देखा तो पाया कि आर्या वहां नहीं थी। उसने पूरा सिर घुमाकर देखा, पर आर्या उसे कहीं नहीं दिखी। तभी शिवांश पर पानी की बूंदें पड़ी। शिवांश ने हैरान होकर उस तरफ देखा। वहाँ आर्या अपने हाथ में पाइप लिए खड़ी थी। आर्या पाइप पर उंगली रखते हुए बोली, तुम तो इतने से डर गए। कहते हुए आर्या ने पाइप को शिवांश की तरफ मोड़ दिया। शिवांश खुशी से चिल्लाता हुआ दूसरी तरफ भागा और उसने भी दूसरा पाइप उठा लिया और आर्या पर पानी डालते हुए बोला, मम्मा मैं शिवू हूँ शिवू, आप मुझे हरा नहीं सकती। आर्या उससे बचकर उसे भिगाने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चों मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें हरा तो नहीं पर भिगा जरूर सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। पूरा बगीचा जिसे अभी कुछ देर पहले माली साफ करके गए थे, फिर से वैसा ही हो गया। चारों तरफ पानी था।
शिवाय करण से बात करते हुए गार्डन की तरफ ही आ रहा था जब उसकी नजर पानी के फव्वारे पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। शिवाय ने तुरंत करण को अपने आगे कर दिया जिससे करण पूरा भीग गया। करण को आगे करने के चक्कर में शिवाय लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर गया। उसके गिरने की आवाज से सभी ने उस तरफ देखा। शिवाय को गिरा देखकर चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए आर्या खिलखिलाकर अपने मुंह को कवर कर हंसने लगी। सभी की नजर अभी आर्या पर ही थी। अब तक वहां के सर्वेंट्स भी बाहर आ गए थे लेकिन उन सब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई शिवाय पर हंस सके। सभी आर्या को देखकर हैरान थे कि उनकी लेडी बॉस में उनके बॉस पर हंसने की हिम्मत थी। आर्या से जब हंसी रुक नहीं पाई तो वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी और हंसते हुए बीच बीच में शिवाय को सॉरी भी बोल रही थी। आर्या को हंसते देख शिवांश से भी रहा नहीं गया और वो भी हंसने लगा। करण को हंसी तो बहुत आ रही थी पर उसने अपने होठों को एक दूसरे से कसकर चिपका रखा था जिससे वो गलती से भी हंस ना पाए। आखिर वो इसका अंजाम भी जानता था और अभी वो उसे अफोर्ड नहीं करना चाहता था। आर्या शिवाय की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी हंसी जैसे तैसे रोक कर बोली, ऐसा ही होता है जो लोग खुद को कुछ ज्यादा ही प्रेशियस समझते हैं। अगर तुम अपनी पहली वाली जगह से नहीं हटते तो तुम्हें सिर्फ पानी नसीब होता। पर अब कहते हुए आर्या फिर से हंसने लगी। वहीं शिवाय के चेहरे पर कोई भी भाव ना देखकर करण अपने मन में बोला, अरे लेडी बॉस चुप हो जाइए, नहीं तो इस आदमी को जानती नहीं आप। ये सिर्फ दुनिया के लिए ही सफेद सूट पहना डॉक्टर है, नहीं तो हम ही जानते हैं कितने महान काम किए हैं इन्होंने। शिवाय चुपचाप आराम से खड़ा हुआ और हंसती हुई आर्या को देखकर बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? कैसा हो अगर तुम भी इसी पानी के साथ खेलो? इतना सुनकर आर्या की मुस्कान गायब हो गई। उसने शिवाय को देखा जिसके नए कपड़े अब कीचड़ से सने हुए थे और उसके कदम आर्या की तरफ बढ़ रहे थे। आर्या पीछे की तरफ भागते हुए बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी। आर्या फिर से हंसते हुए वहां से भाग गई। उसके भागते ही शिवाय भी उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, तुम तो गई, तुम्हें तो अब मैं पकड़ कर ही रहूंगा। वो दोनों भागते भागते पूरे बगीचे का सत्यानाश करने लगे। कभी बेंच पर चढ़ते तो कभी फूलों के बीच दौड़ते। करण सभी सर्वेंट्स को वापस भेजकर शिवांश के पास आया। शिवांश तो अपनी मम्मी को चीयर करने में बिजी था। गो मामा गो, आप पापा के हाथ मत आना, गो मामा गो। करण उसकी बगल में बैठकर उससे बोला, लिटिल बॉस आप अपने पापा के लिए भी तो चीयर करो। करण की बात सुनकर शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, आप क्यों नहीं कर रहे मेरी मम्मा के लिए चीयर? आप तो उनके बॉस हो ना। करण हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, आपको कैसे पता कि मैं आपकी मम्मा का बॉस हूँ? शिवांश अपनी पीटी उषा बनी मम्मी को देखते हुए बोला, मैंने उनके पास फोटो देखा था जहाँ मम्मा ने मासी को गले लगा रखा था और मासी ने आपका गला पकड़ रखा था और आप मर रहे थे। तब मैंने मम्मी से पूछा था कि ये तो आप हो और आप उनके साथ कैसे हो? तब उन्होंने बताया था कि आप उनके बॉस हो सीक्रेट वाले। करण कंफ्यूजन में बोला, मासी कौन? शिवांश अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे वही जो मम्मा के साथ थी हॉस्पिटल में। करण अंदाजा लगाकर बोला, वाही? शिवांश बोला, हाँ हाँ वाही। कहते हुए शिवांश बैठे बैठे ही पीछे खिसकने लगा, फिर दौड़कर पीछे चला गया। करण शिवांश को खुद से दूर जाते देख उससे बोला, क्या हुआ तुम? उसके इतना कहते ही आर्या ने ठंडे पानी से भरा बकेट करण पर उड़ेल दिया। फिर उसके इर्द गिर्द भागते हुए बोली, मेरा दोस्त होकर तूने इस डॉक्टर का साथ दिया था तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर शिवांश को मेरे बारे में तूने एक और बार कुछ गलत कहा ना तो देख लियो तेरी इज्जत भी पूरी दुनिया के सामने होगी। तभी शिवाय भी करण की दूसरी तरफ से आर्या को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, वो मेरा असिस्टेंट है, उसे भड़काने की कोशिश भी मत करना और गलती तुम्हारी थी उसकी नहीं। आर्या बचते हुए बोली, फिर भी ये मेरा दोस्त था। कहते हुए उसने करण के पैर पर एक लात मारी जिससे करण लड़खड़ाकर थोड़ा झुक गया। आर्या दूसरी तरफ भागते हुए बोली, तू तो कभी असिस्टेंट करण बनकर मेरे हाथ लग मत जाइयो, फिर तू जानता है तेरी क्या हालत होगी। साथ में वो वाही को भी बुला ही लूंगी, उसने भी कब से तुझ पर हाथ साफ नहीं किया है। आर्या दौड़कर उसी कमरे में गई जहां वो थी। उसके बाद तुरंत ही उसने रूम का डोर लॉक कर दिया। उसने अपनी फूलती सांसों को कंट्रोल किया और जमीन पर बैठ गई। उसके सामने एक पानी की बोतल आई। आर्या ने थैंक यू बोलकर वो बोतल एक सांस में गटक ली। शिवांश उसके बगल में अपने हाथ अपनी गोद में रखकर बैठ गया और खुशी से बोला, वाओ मम्मा, आपको तो पापा पकड़ ही नहीं पाए। आर्या के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने शिवांश के माथे पर किस किया और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी। शिवू को देखते देखते आर्या की आंखें भर आई। उसका बेटा, उसकी दुनिया कितनी प्यारी थी, उसकी छोटी सी 16 केजी की दुनिया। शिवांश उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा अब रो क्यों रहे हो? शिवू ने कुछ गलत कहा क्या? आर्या ने उसे गले लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
नहीं बेटू, आप तो मम्मा की जान हो, आप कैसे मम्मा को नाराज कर सकते हो? चलो, अभी तक आपने ये कपड़े भी नहीं बदले हैं, मम्मा आपके कपड़े चेंज कर देगी। कहते हुए आर्या शिवांश को वॉशरूम में लेकर चली गई। दूसरी तरफ शिवाय अपने कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा करण को देख रहा था। सामने करण सर झुकाकर खड़ा था। शिवाय टेबल से कॉफी का कप उठाकर होठों से लगाते हुए बोला, तो तुम कह रहे हो कि ये वीडियोस आर्या ने इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया था? करण ने सर उठाकर शिवाय को देखा, जहां शिवाय की तीखी भूरी आंखों में कुछ अलग से सवाल करण को दिख रहे थे। ठीक ऐसी ही सिचुएशन कुछ समय पहले भी आई थी, लेकिन तब करण के पास शिवाय के सवालों का जवाब नहीं था। वही सवाल आज फिर से उसे शिवाय की आंखों में दिख रहे थे, जिनका जवाब आज उसके पास था। वो धीमी आवाज में बोला, बॉस, मैंने पूरी छानबीन कर ली है, यहाँ कहीं भी लेडी बॉस शामिल नहीं है। जब ये सब इंटरनेट पर अपलोड हुआ तब वो आपके साथ थी। आप ये भी जानते हैं कि उससे पहले वो कहाँ थी। शिवाय ने घूर कर उसे देखा और बोला, कहीं तुम उसे बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो ना? अभी तुम मेरे असिस्टेंट हो। आखिर इंटरनेट पर वो वीडियो किसने अपलोड किया? इंटरनेट पर जब वीडियो अपलोड हुआ तब शिवाय के पास आने से पहले आर्या कहाँ थी? जानने के लिए सुनते रहिए। शिवाय ने घूर कर करण को देखा और बोला, कहीं तुम उसे बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो ना? अभी तुम मेरे असिस्टेंट हो। करण बोला, नो सर, आप चाहें तो किसी और से भी ये सब दोबारा इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। शिवाय सोफे पर से उठते हुए बोला, जब तुम तब मेरे साथ थे तो अब मैं कैसे तुम पर शक कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर करण की मुट्ठियां कस गई, पर वो कुछ बोला नहीं। शिवाय आगे चलते हुए बोला, मुझे प्रेस मीटिंग करनी है, 2 घंटे के अंदर सभी को नोटिस भिजवा दो। वहीं आर्या शिवांश को तैयार कर नीचे ले आई। शिवांश शिवाय को देखकर खुशी से बोला, पापा। उसकी आवाज सुनकर जाता हुआ शिवाय रुक गया। उसने पीछे पलटकर शिवांश को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गोल मटोल गालों को किस करते हुए बोला, अब कैसे हो शिवू आप? हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है आपका चेकअप करवाने, चलो चलते हैं। कहते हुए शिवाय ने करण को कुछ इशारा किया और बाहर की तरफ चला गया। अंदर आर्या उनके जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके वहां बैठने पर करण उसके पास आकर पोलाइट आवाज में बोला, लेडी बॉस, आप अभी यहाँ क्यों बैठी हैं? आर्या ने उसे एक नजर घूर कर देखा, फिर सामने देखते हुए शांत आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक किसने दिया? जहाँ तक मुझे याद है ये हक तो तुम्हारे बॉस को भी नहीं है। उसके ऐसे तीखे शब्द सीधा करण के दिल पर लगे। एक टाइम था जब वो इस लड़की का अच्छा दोस्त था। करण को आर्या एनडीए की ट्रेनिंग में मिली थी, तब उन दोनों की थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, पर धीरे धीरे वाही और आर्या की करण के साथ दोस्ती हो गई। लेकिन आसाम जाने के बाद आर्या कभी भी करण से नहीं मिली। जब उसने शिवाय से शादी की तब आर्या को पकड़कर शिवाय के सामने लाने वाला करण ही था। आर्या ने करण से हेल्प मांगी, लेकिन करण ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने बॉस के अलावा किसी की भी बात नहीं मानता। उसने आर्या की किसी भी तरह से कोई मदद करने से मना कर दिया था। ये सब उसने ऐसे कहा था जैसे उसे आर्या से नफरत हो, क्योंकि उसे भी लगा था कि उस लड़की ने 50 लाख का चेक लिया था। बस इसी बात के चलते करण आर्या के सामने ऐसे पेश आता था। लेकिन अभी जिस तरह से आर्या उससे बात कर रही थी उसे बहुत बुरा लग रहा था। कल जब आर्या ने उससे बात की तो करण को खुशी महसूस हुई, इसलिए वो फिर से आर्या को अपनी दोस्त की जगह देखने से खुशी रोक नहीं पाया। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आर्या का ये रूखापन उसकी ही बदौलत था। उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि उसे एक बार तो आर्या की बात सुननी चाहिए थी। आर्या को अभी सच में भूख लग रही थी। उसने अपनी प्लेट सीधी की, तभी एक सर्वेंट उसकी प्लेट में खाना लगाते हुए बोली, मैम आप क्या खाना पसंद करेंगी? मुझे बताइए, मैं सर्व कर देती हूँ। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, आपके लिए अभी बना देती हूँ। सर्वेंट की ऐसी टोन सुनकर आर्या चिढ़ गई। वो बोली, आप सबको ये सब नाटक अब करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बॉस को कह दीजिए जो बात करनी है सीधे मुझसे करे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए आर्या ने उसके हाथ से प्लेट ले लिया। जब मेड ने करण की तरफ देखा तो करण ने उसे जाने का इशारा कर दिया। मेड के जाने के बाद आर्या अपने लिए खाना निकालकर जैसे ही खाने वाली थी वैसे ही किसी ने उसे बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या के हाथ हवा में ही रुक गए। वो खुद से बोली, खाने भी मत दो सालो, अब कल से भूखी हूँ। आर्या अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजे पर शिवाय अपनी गोद में शिवांश को लिए उसे ही देख रहा था। शिवाय दोबारा बोला, अब आओगी? आर्या ने रोनी सी शक्ल बनाकर अपने खाने को देखा, फिर शिवाय को और फिर शिवांश को, तो शिवांश ने अपने पापा को देखा। शिवाय आंख बंद कर एक गहरी सांस लेकर बोला, हम बाहर खाने पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश जल्दी से बोला, मम्मा प्लीज आप जल्दी से रेडी होकर आइए, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। आर्या ने अपने हाथ में पकड़ने वाले को देखा और उसे जल्दी से मुंह में डाल लिया। फिर खाते खाते शिवांश से बोली,
शिवू, मैं अच्छी तो लग रही हूँ। जितना समय कपड़े चेंज करने में लगेगा उतने समय में मैं खाना खा लेती हूँ। शिवांश अपने पापा को देखते हुए अपनी भुक्कड़ मम्मा से बोला, नो मम्मी, आप ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगी। पापा को देखकर मेरे सभी फ्रेंड की मम्मा मुझसे उनके बारे में पूछती है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बच्चों जैसी बनकर मेरे फ्रेंड्स के सामने जाओ। शिवांश की बात सुनकर आर्या का फिर से हाथ हवा में ही रुक गया। उसने खुद को देखा, जिसने सफेद टी शर्ट के ऊपर ब्लू डंगरी जीन्स पहना था। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा, जिसे अपने बेटे की बात सुनकर अपने लुक्स पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा था। उसके होठों पर बिखरी मुस्कान को देखकर आर्या ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा। व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, जिसे उसने कोहनी तक मोड़ रखा था। वेल ड्रेस्ड शिवाय किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आर्या के चेहरे पर अभी खाना लगा हुआ था। कोई भी उन दोनों में से शिवाय को ही पसंद करेगा। आर्या का ध्यान शिवांश की आवाज से टूटा। शिवांश बोला, मम्मी जल्दी जाओ ना। शिवांश को देखते हुए शिवाय उससे बोला, शिवू, हम बाहर वेट करते हैं, ओके? शिवाय वहां पर सिर झुकाकर खड़ी 4 फीमेल सर्वेंट से बोला, 20 मिनट में आर्या तैयार हो जानी चाहिए। ये सुनकर सभी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। 20 मिनट होने में अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। शिवाय शिवांश को लेकर अपनी कार में बैठ गया। शिवांश कार में बैठकर घर की तरफ देखते हुए बोला, पापा, शिवू मम्मा के बिना नहीं जाएगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला ही था कि शिवांश खुशी से चिल्लाते हुए शिवाय के पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा, मम्मा लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल। शिवाय ने पलट कर देखा जहां आर्या ब्लैक ग्लिटर हाफ स्लीव्स ब्लाउज पर सिंपल वॉयलेट कलर की साड़ी पहने दौड़ते हुए कार की तरफ बढ़ रही थी। खुले काले कमर तक लहराते बाल, उस पर टक टक करती हुई ब्लैक सैंडल्स की आवाज। आर्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी जो आर्या को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। आर्या कार का डोर खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई तो पीछे वाली सीट से शिवांश आर्या के गले में अपना हाथ डालकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मम्मी आप कितनी ब्यूटीफुल हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। लेकिन आप शिवू के साथ क्यों नहीं बैठी? आर्या उसके हाथों पर किस करते हुए बोली, पहली बात, मम्मा को प्रिंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और दूसरी बात, मम्मा को आगे बैठना पसंद है इसलिए। आर्या ने ड्राइवर को देखा जो ठीक दरवाजे के बाहर कांपते हुए पीछे बैठे शिवाय को देख रहा था। आर्या ने सिर घुमाकर पीछे देखा तो पाया कि शिवाय कार से उतर रहा था। उसने ड्राइवर से चाबी ली और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, फिर कार स्टार्ट की। शिवांश पीछे वाली सीट से आगे आकर आर्या की गोद में बैठ गया। वो दोनों रास्ते भर बातें करते रहे। कुछ देर बाद तीनों हॉस्पिटल के सामने थे। शिवाय आर्या से बोला, रूम नंबर 211। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्या ने कार का दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद कर दिया और शिवांश को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। शिवाय जाती हुई आर्या को देखकर गुस्से से अपने हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, ये लड़की, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते हुए शिवाय कार से उतरा और चाबी अपने गार्ड्स को देकर अंदर चला गया। रूम नंबर 211 का दरवाजा खोलकर आर्या ने सामने देखा तो जल्दी से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, आई थिंक मैं गलत रूम में आ गई। शिवांश पूरे रूम को देखते हुए बोला, मम्मा वहाँ। आर्या ने उस तरफ देखा जहाँ अमूल्य जी बेड पर बैठे फोन पर गेम खेल रहे थे। आर्या ने वापस उस औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी। आर्या ने उसे देखते हुए अमूल्य जी के सामने जाकर उनके पैर छूकर बोली, दादू आप कैसे हैं? अमूल्य जी अपने दोनों हाथों को फोन पर चलाते हुए बोले, मैं अभी बिजी हूँ, तब तक तुम बगल में शिफ्ट हो सकती हो। आर्या ने अपना सिर ना में हिला दिया जैसे कह रही हो, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसने बगल वाले बेड पर देखा जहाँ ओमित बैठे सेब छील रहे थे। आर्या ने जाकर उनके पैर छुए और धीरे से बोली, डैड आप कैसे हैं? ओमित रूखे स्वर में बोले, ठीक हूँ। आर्या अपने आसपास देखते हुए बोली, डैड मॉम नहीं दिख रही। ओमित ने सर उठाकर उसे देखा। आर्या इस वक्त बड़े प्यार से उन्हें देख रही थी। ओमित ने अपना मुंह मोड़ लिया पर आर्या को उनका ऐसे बिहेव करना बुरा लगा। वो उनके सामने बैठते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, डैड आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? बस आपके बेटे के किए की सजा ही तो दी है उसे। ओमित उसकी तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मेरे बेटे को उसके प्यार से अलग करना ये थोड़ी बड़ी सजा नहीं हुई उसके लिए, जबकि वो सब उसने ड्रग्स के नशे में किया था। उसके लिए उसे एक ऐसे रिश्ते में बांधना जो वो कभी नहीं निभाना चाहेगा, क्या ठीक है? उनकी बात सुनकर आर्या एक फीकी हंसी के साथ बोली, आप भी ऐसा सोचते हैं? मैंने सोचा था आप मुझसे इसलिए नाराज होंगे क्योंकि मैं शिवू से अच्छे से बिहेव नहीं करती, पर आप तो यहाँ अपने बेटे के गुणगान करने में बिजी हैं। ओमित बोले, हम उस बात पर भी तुमसे गुस्सा हैं, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को एक मौका तो देना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने का। आर्या उनका हाथ छोड़ते हुए बोली, सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपनी इज्जत से खेलने वाले इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। ओमित बोले, तुम सुनती क्यों नहीं हो? वो सब एक गलती थी। शिवाय ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था।
उनकी बात सुनकर आर्या की आंखों से आंसू गिर गया। वो बोली, तो डैड उसे ड्रग्स दिए गए थे तो उसे किसी के साथ कुछ भी करने की इजाजत है। मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी, जिसे ये तक नहीं पता था कि उसके कदम उसे किस जानवर के पास ले जा रहे थे। आपको पता है, एक बार के लिए मैं आपके बेटे को माफ भी कर देती, लेकिन उसने मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश की। अगर मैं नहीं चाहती तो शिवाय आज आप लोगों के साथ नहीं होता, और ना ही मैं आप सबसे ऐसे इज्जत से बात कर रही होती, क्योंकि मेरी नजरों में आरोपी से बड़ा गुनहगार उसका साथ देने वाला होता है। ओमित के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आर्या की बात पूरी तरह से सच थी। वो भी अपने बेटे का साथ देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो एक बाप थे और कैसे अपने बेटे को घुट घुट कर मरते हुए देख सकते थे। जब उन्हें पहली बार शिवाय के इस कारनामे का पता चला था, तब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। वो अभी भी अपने बेटे से ढंग से बात नहीं करते थे, पर बाद में श्री के समझाने पर उन्होंने शिवाय को घर में रहने की इजाजत दे दी। अमूल्य जी बीच में बोले, बेटा हमसे भी तो मिल लीजिए, आप तो हमें भूल ही जाती हैं। अमूल्य जी की बात सुनकर आर्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, फिर उनकी तरफ देखा। वहां शिवांश कानों में हेडफोन डाले गेम खेल रहा था। आर्या उठकर उनकी तरफ जाते हुए बोली, नहीं दादू, ऐसा नहीं है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? अमूल्य जी मुस्कुराते हुए बोले, एकदम फिट एंड फाइन। वो तो जरा सा सो क्या गए, करण ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनकी बात पर आर्या मुस्कुराने लगी। वो धीरे से अमूल्य जी से बोली, दादू मॉम कहाँ है? अमूल्य जी ने उसे एक तरफ पॉइंट करके दिखाया। आर्या ने हैरानी से उस औरत को देखा जो उसे कुछ देर पहले दिखी थी, जिसका चेहरा उसे अभी भी अजीब लग रहा था, और वो अमूल्य जी से बोली, क्या वो मॉम है? उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? शिवाय की माँ को आखिर क्या हुआ था? शिवाय का पूरा परिवार हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा? अमूल्य जी आर्या से बोले, पता नहीं बेटी, जब से होश में आए हैं तब से श्री ऐसे ही बैठी हुई है। आर्या ने इशारे से पूछा कि क्या वो श्री से मिलने जा सकती है। अमूल्य जी ने हाँ में सिर हिला दिया, तो आर्या श्री के सामने जाकर बैठ गई। वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मॉम आप कैसी हो? श्री ने एक रोबोट की तरह उसे देखा, फिर वापस अपना सिर दूसरी तरफ किया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शिवाय तेज कदमों से चलता हुआ सीधा अपने कैबिन में चला गया, जहाँ पहले से ही करण और उसके साथ 2 डॉक्टर्स थे। करण बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, मीटिंग का टाइम हो रहा है। शिवाय ने एक नजर उन डॉक्टर्स को देखा, फिर आगे बढ़ गया। मीटिंग रूम में सभी रिपोर्टर्स अपने तीखे सवालों के साथ शिवाय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था कि शिवाय उनके लिए ही लाल मिर्च का काम करने वाला है। शिवाय ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही एंटर किया, वैसे ही सभी कैमरे शिवाय की तरफ मुड़ गए। शिवाय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो आराम से मेन चेयर पर जाकर बैठ गया। इससे पहले कि रिपोर्टर्स अपने सवाल पूछते, सभी को एक एक सफेद चमचमाता सील्ड एनवेलप दिया गया। एक रिपोर्टर उस पर लगी मोहर को देखते हुए कांपती आवाज में बोला, ये तो आईसीएफ का वार्निंग लेटर है। आईसीएफ का नाम सुनकर सभी लोग हैरानी से अपने हाथ में पकड़े लेटर को देखने लगे। शिवाय अपने चेयर पर थोड़ा आगे आते हुए बोला, ये सब लेटर अभी अभी ही बाहर रिसेप्शन पर कोई देकर गया है, मुझे भी नहीं पता है इसमें है क्या। आईसीएफ एक ऐसी पावरफुल कॉर्पोरेशन थी जो पुलिस और इलीगल लोगों को बैलेंस करके रखती थी। डर की वजह से ही एक तरह से लोग इसे सरकार से ज्यादा मानते थे। इस कॉर्पोरेशन का वार्निंग लेटर मतलब सीधा लोगों के गले में फांसी का फंदा डालना, जो कभी भी कर सकता था। सभी ने अपने अपने एनवेलप खोले। उसके अंदर बड़ी ही खूबसूरती से काली स्याही से आईसीएफ लिखा हुआ था। उसके नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़कर सभी रिपोर्टर्स की जान गले में अटक गई। जो लोग अपने सवाल पहले से ही प्रिपेयर करके आए थे, वो सब जैसे गायब ही हो गए थे। शिवाय उन सभी के उतरे हुए चेहरे को देखकर बोला, करण जरा पढ़ना तो क्या लिखा है इस वार्निंग लेटर में, और पूरी मीडिया के सामने पढ़ना, ताकि सभी को उनकी गलती का एहसास हो। करण ने एक रिपोर्टर से उसका लेटर लिया और शिवाय के पीछे खड़ा हो गया। फिर उस लेटर को पढ़ते हुए बोला, ये लेटर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों को इतना बताने के लिए है कि इस बार मीडिया पैसों के लिए बिक गई है, और जो भी पैसों के लिए ये मीटिंग अटेंड कर रहा है वो अपना मुंह बंद रखे। हमारी बात ना मानने का नतीजा आप सब जानते हैं। सहप्रेम, आईसीएफ। सभी जानते थे कि आईसीएफ के 2 फाउंडर हैं, एक का कुछ पता नहीं है और दूसरे को कभी देखा नहीं। कहा जाता है कि एक लीगल कामों का हेड है और दूसरा इलीगल कामों का। फिलहाल अभी आईसीएफ की बागडोर किसी साहिब के हाथ में थी, जो कुछ कम खतरनाक नहीं था। जिस किसी के पास भी आईसीएफ का लेटर दोबारा जाता था, दूसरे दिन से उसका नाम तक गायब हो जाता था। एक रिपोर्टर अपनी जगह से खड़ा होकर शिवाय पर इल्जाम लगाते हुए बोला, ये नोटिस फेक है, भला इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को इतनी छोटी मीटिंग के बारे में कैसे पता होगा। उसकी बात का जवाब देते हुए आगे की सीट पर बैठा एक रिपोर्टर बोला, ये न्यूज अभी पूरे एशिया में टेलीकास्ट हो रही है और सभी जानते हैं कि डॉक्टर माहेश्वरी कितनी बड़ी हस्ती है। दूसरा रिपोर्टर बोला, तुम सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है अब मैं अपनी जॉब खो दूंगा। उन सभी को इग्नोर कर करण बोला,
अगर अब भी आप सभी इसे फेक समझ रहे हो तो बेझिझक अपने सभी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन उसके बाद जो होगा उसमें हम या हमारे हॉस्पिटल का नाम नहीं आएगा। करण की बात सुनकर एक बार फिर रूम में सन्नाटा पसर गया। एक रिपोर्टर हिम्मत करके बोला, जी डॉक्टर साहब, क्या हम अपना सवाल पूछ सकते हैं? शिवाय ने हाँ में इशारा किया तो रिपोर्टर बोला, सर आप उन वीडियोस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्टर ने ध्यान से अपने सवाल को 4 से 5 बार चेक कर पूछा। उन दोनों डॉक्टर्स को शिवाय ने अंदर बुलाया। रिपोर्टर्स ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन वीडियोस में जो डॉक्टर दिख रहे थे वो यही थे। वो दो डॉक्टर्स सभी रिपोर्टर्स के सामने खड़े हो गए और करण ने वो वीडियो प्ले कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आईसीएफ के लेटर के बाद किसी में भी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सभी शिवाय के बोलने का इंतजार कर रहे थे। शिवाय ने वीडियो को जूम करके पॉज कर दिया और सभी रिपोर्टर्स को देखते हुए बोला, ये वीडियो, इसमें कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये वीडियो फेक है, लेकिन आप सभी को तो बस मसाला चाहिए जिसके लिए आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। एक झटके में आप सभी डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को भूलकर शिवाय माहेश्वरी के पीछे पड़ गए। इस इमेज को देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट का हार्ट निकाला है। वो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बोला, फिर इसे थोड़ा आगे बढ़ाने पर इसमें देखिए कि हार्ट की जो नीली नस है वो नीचे है और पीछे वाली इमेज में ऊपर। अब ऐसा कैसे हो सकता है एक ही वीडियो में? इसके दो रीजन होंगे, या तो वीडियो पॉज करके दोबारा शुरू की हो, नहीं तो वीडियो फेक हो। पहली बात, हम ये वीडियो खुद तो किसी कीमत पर नहीं बनाएंगे, हम पागल तो है नहीं जो अपने राज खुद ही खोलेंगे। तो ये वीडियो फेक है। अब डॉक्टर की बात भी सुन लीजिए। पहला डॉक्टर बोला, ये एक ऑनलाइन ऑपरेशन का वीडियो है जब पेशेंट की हालत अचानक से बिगड़ गई थी। तब हमने डॉक्टर माहेश्वरी के साथ वीडियो कॉल की और डॉक्टर माहेश्वरी की वजह से आज ये इंसान जिंदा भी है। दूसरा डॉक्टर आगे बोला, ये बात हमने सबसे छिपा कर रखी थी, पता नहीं कहां से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। शिवाय बोला, थैंक यू डॉक्टर, अब आप लोग जा सकते हैं। फिर वो सभी रिपोर्टर से बोला, आई होप आप सभी के सवाल अब खत्म हो गए होंगे। आप सभी उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आप सभी को खुद समझ आ जाएगा कि ये सब फेक न्यूज है। और आप सभी प्लीज लंच करके जाइए। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के लिए ज्यादातर लोग बिना खाए ही आए होंगे। ये कहते हुए शिवाय ने अपने बालों पर हाथ फेरा और बाहर निकल आया। करण भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। शिवाय चलते हुए बोला, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? करण बोला, बॉस आपका इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है और सब लोग आपसे माफी मांग रहे हैं। शिवाय के चलते कदम रुक गए। वो एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो आदमी जाना पहचाना लग रहा है, तुम जानते हो इसे? करण ने मुंह लटकाए उस तरफ देखा तो वहां एक आदमी हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा था जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। करण उसे गौर से देखते हुए बोला, शायद ये श्रेय मेहता है जिसे आपने धोया था, वो भी बिना पानी के। शिवाय एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ गया और उसके सामने जाकर बोला, हेलो मिस्टर मेहता, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अब आप पहले से तो ठीक ही होंगे। शिवाय को अपने सामने देखकर श्रेय को अपनी पिटाई याद आने लगी कि किस तरह से इस आदमी ने उसे पीटा था। श्रेय को शिवाय से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उसमें शिवाय का सामना करने की हिम्मत थी। वो बोला, क्यों नहीं डॉक्टर, आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड मेरा ध्यान रखने यहाँ आती है तो मैं कैसे ठीक नहीं होता। शिवाय की आईब्रोज चढ़ गई। इसका गर्लफ्रेंड से इसका क्या मतलब है कहीं? तभी दरवाजा खुला और अंदर से एक पतली सी लड़की बाहर आई। वो श्रेय के सामने आकर बोली, चलो चलते हैं। करण जो वहां से गुजर रहा था वो उस आवाज को सुनकर रुक गया। करण ने पीछे मुड़कर वहां देखा जहां आर्या हाथ में बिस्किट लिए श्रेय को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने थोड़ा सिर घुमाकर शिवाय को देखा जिसका चेहरा एकदम शांत लग रहा था और उसकी आंखें आर्या पर ही थी। करण उल्टे पैर वहां से भागते हुए बोला, अब यहाँ किसी एक का तो कत्ल पक्का होगा ही। भागते हुए वो किसी से टकरा गया और सामने वाले इंसान का सारा सामान जमीन पर गिर गया। करण जल्दी से जमीन पर गिरे सामान को उठाते हुए बोला, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। सामने वाला इंसान भी जल्दी में था, इसलिए वो भी उसके हाथ से सामान लेकर जल्दी से अपने रास्ते निकल गया और करण भी बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चला गया। आर्या ने अभी तक शिवाय को नहीं देखा था। श्रेय आर्या से बोला, लेकिन आर्या उसे डांटते हुए बीच में बोली, लेकिन कुछ भी नहीं, तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। फिर मन ही मन बोली, एक बार चलो तो सही तुम, उसके बाद तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज एक आदमी का चैप्टर तो खत्म होगा ही। आर्या एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि श्रेय उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तुम मेरी मदद कर सकती हो? हालांकि श्रेय ने ये पूछा था, लेकिन उसकी टोन ऐसी थी जैसे वो जानता हो कि आर्या उसे मना नहीं करने वाली। तभी श्रेय को एहसास हुआ कि उसका हाथ आर्या की कमर पर नहीं है। उसने नजर घुमाकर देखा तो पाया कि उसका हाथ किसी और के हाथ के ऊपर है और वो दूसरा हाथ आर्या की कमर पर है। इधर आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और वो जैसे ही श्रेय की तरफ पलटी वैसे ही किसी ने उसे अपनी तरफ पलट लिया। आर्या जो श्रेय को थप्पड़ मारने वाली थी वो रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। उसने सर उठाकर हैरानी से देखा तो पाया कि उसके सामने शिवाय था। शिवाय बड़े आराम से बोला, तुम्हें नहीं लगता घरवाली कि तुम्हें मेरे सामने तो अपने इस बॉयफ्रेंड को लिमिट में रहना सिखाना चाहिए? शिवाय ने घरवाली शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। उसने श्रेय की ओर देखकर आर्या से आगे कहा, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और एक बच्चे की माँ हो। तुम यूं खुलेआम किसी भी ऐरे गहरे के साथ रोमांस कैसे कर सकती हो? हाँ? आर्या ने कनखियों से श्रेय को देखा जो मुस्कुराते हुए शिवाय को देख रहा था। आर्या ने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से श्रेय को देख रही थी। आर्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, शिवाय छोड़ो मुझे, मैं कोई रोमांस नहीं कर रही थी यहाँ। और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने श्रेय की ये हालत क्यों की? तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। शिवाय की आंखें श्रेय पर ही थी, जिसके चेहरे पर वो जीत की खुशी साफ साफ देख पा रहा था। उसने सर नीचे कर अपनी बाहों में कैद उस गुस्सैल लड़की को देखा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आर्या अब तक शिवाय की मुस्कान का मतलब समझने लगी थी। इससे पहले वो कुछ और कहती या करती, शिवाय ने उसे दीवार से लगा दिया। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसकी आंखों में देखने लगा, जो कभी उस पर तो कभी उसके पीछे झांकने की कोशिश कर रही थी। शिवाय ने झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसका एक हाथ धीरे धीरे सरकते हुए आर्या की खुली कमर पर चला गया और उसे अपने करीब कर लिया। आर्या लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नाकाम रही। उसका ध्यान अपनी कमर पर हो रही हरकत पर गया, जहां शिवाय के हाथ कुछ लिख रहे थे। आर्या का ध्यान अब सबसे हटकर अपनी कमर पर था, जहां उसे गुदगुदी हो रही थी और उसके होठों पर मुस्कान आने लगी। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां ना वो हंस सकती थी और ना ही उससे बच सकती थी। उसने तुरंत शिवाय के हाथ को पकड़ लिया और उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। शिवाय को दर्द तो नहीं हुआ, पर वो उससे दूर जरूर हो गया। उसके दूर होते ही आर्या जमीन पर बैठकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख दोनों लड़के उसे घूरने लगे। शिवाय ने श्रेय को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो आर्या को जमीन से उठाते हुए सीड्यूसिंग वे में बोला, अगर तुम्हें मेरा किस करना इतना ही पसंद आता है तो तुम मुझसे कह भी तो सकती हो। चलो इससे आगे हम कहीं और जाकर कंटिन्यू करते हैं। आखिर उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या श्रेय को पता चल पाएगा कि आर्या उसके साथ नाटक कर रही है? क्या शिवाय को आर्या और श्रेय के साथ होने से जलन होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। उसकी आवाज और शब्दों को सुनकर आर्या की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसने शिवाय को देखा, जिसकी आंखों में शरारत और जीत की खुशी थी। इससे पहले आर्या कुछ कहती, शिवाय के हाथ फिर से उसकी कमर पर चलने लगे और आर्या ना चाहते हुए भी हंसने लगी। वो शिवाय का हाथ पकड़े हंसते हुए बोली, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हाथ हटाओ अपना। वहीं श्रेय आर्या के मुस्कुराने का कुछ और ही समझ रहा था। वो मन में बोला, क्या इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या काम? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो नहीं, आर्या शिवाय को माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। कहते हुए वो वहां से जाते हुए आर्या और शिवाय को देखने लगा। तभी उसके पास समा आ गई और वो श्रेय को देखकर बोली, श्रेय क्या हुआ? दी कहाँ है? तुमने बताया था कि वो यहाँ तुम्हें मिली थी। श्रेय गुस्से से बोला, उसे उसका पति ले गया। समा चौंक कर बोली, क्या जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रेय बोला, बेवकूफ, ये उसी का हॉस्पिटल है, वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? समा उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, ओके आई एम सॉरी बाबा, चलो अब खाना खा लो, क्योंकि अब जीजू तो दी को छोड़ने से रहे, अब तुमसे मिलने की कुछ तो सजा मिलेगी ना उन्हें। दोनों हंसते हुए हॉस्पिटल वार्ड के अंदर चले गए। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा करण अपने हाथ में सेब पकड़े हुए गुस्से से समा और श्रेय को देख रहा था। दरअसल थोड़ी देर पहले ही जिससे करण टकराया था वो समा ही थी। उसने घूर कर अपने हाथ में पकड़े सेब को देखा, फिर उसे डस्टबिन में डालकर शिवाय के केबिन की तरफ बढ़ गया। शिवाय के केबिन में आर्या अभी भी हंसे जा रही थी और सामने शिवाय अपना सिर पकड़े चेयर पर बैठा था। जब शिवाय से रहा नहीं गया तो वो झल्लाकर बोला, बस करो, कितना हंसती हो? मैंने बस तुम्हारी कमर को छुआ था और उसी में तुम ऐसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। शिवाय की बात पर आर्या और जोर जोर से हंसने लगी। शिवाय उठकर उसके सामने गया और उसे वार्न करते हुए बोला, अगर अब तुम चुप नहीं हुई तो तुम देख लेना। आर्या उसकी बात अनसुनी कर जमीन पर बैठकर हंसने लगी। शिवाय सीरियस आवाज में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आर्या फिर भी चुप नहीं हुई तो शिवाय झल्लाकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया।
तभी केबिन का दरवाजा खोलकर बेधड़क दीव अंदर आई और आर्या को यूं हंसता देख कुछ देर के लिए वहीं ठिठक गई। लेकिन फिर जब उसकी नजर शिवाय पर गई तो वो मुस्कुराती हुई अपने हील्स को जोर जोर से पटकते हुए शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। शिवाय ने सिर उठाकर देखा तो उसे दीव को देख थोड़ी हैरानी हुई। दीव उसके गले लगकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, हाय शिवाय बेबी, कैसी हो? आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बिना बताए चली गई थी। तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर आर्या ने मुड़कर उस तरफ देखा जहां हंसने की वजह से उसके आंसू निकलने लगे थे और वो अपने हाथ घुटनों के आसपास लपेटकर शिवाय और दीव को देखने लगी। शिवाय ने जब देखा कि आर्या उन्हें ही देख रही है तो वो दीव को प्यार से बोला, इट्स ओके। शिवाय आर्या को दिखाना चाहता था कि उसके पास भी गर्लफ्रेंड है। तभी एक और बार डोर नॉक हुआ तो शिवाय ने दीव से थोड़ी दूरी बनाकर कम इन कहा। दरवाजे से दौड़ता हुआ शिवांश अंदर आया और सीधा जाकर आर्या की गोद में बैठ गया। वो आर्या के गाल पर किस करते हुए बोला, मामा चलो चलते हैं, मेरे दोस्त का फोन आया था, वो सभी होटल पहुंच गए हैं। आर्या भी उसके गालों पर किस करते हुए बोली, ओके चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कहते हुए वो उठी और शिवांश को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। शिवांश बोला, पापा आप नहीं आ रहे? शिवाय से पहले आर्या बीच में बोल पड़ी, नहीं आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दीव आंटी के साथ, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, चलो हम ही चलते हैं। शिवांश ने मायूसी के साथ शिवाय की तरफ देखकर कहा, इट्स ओके पापा, अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं समझता हूँ। आर्या शिवांश के गालों पर किस करते हुए बोली, दैट्स लाइक माय बॉय। वो दोनों शिवाय के केबिन से बाहर निकल आए पर वो दोनों कुछ दूर पहुंचे ही थे कि शिवाय ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई, रुको। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा फिर शिवाय को। तभी शिवाय उन दोनों के सामने आकर बोला, मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? दीव के साथ मीटिंग करण हैंडल कर लेगा, अभी हम सभी लंच पर जा रहे हैं शिवांश के दोस्तों के साथ। शिवांश खुशी से चहकते हुए उसकी तरफ लपकते हुए बोला, पापा आप सच में आ रहे हैं ना? शिवाय उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, हाँ शिवू पापा सच में। शिवांश खुशी से चहकते हुए उसकी तरफ लपकते हुए बोला, पापा आप सच में आ रहे हैं ना? शिवाय उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, हाँ शिवू पापा सच में आ रहे हैं। बातें करते हुए वो तीनों वहां से चले गए। असम में हेल्थ केयर हॉस्पिटल एक खून से सने आदमी को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। उसके बगल में एक औरत रोते बिलखते हुए डॉक्टर से उस इंसान को बचाने की भीख मांग रही थी। डॉक्टर ओटी के अंदर जाते हुए उस महिला से बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा हॉस्पिटल वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल है, आप सिर्फ पैसे वहां जमा कर दीजिए। वो औरत रोते हुए बोली, डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पूरे पैसे कहीं से भी जमा कर दूंगी, बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर उस औरत को आश्वासन देकर ओटी में चले गए। वो औरत रिसेप्शन पर गई और हॉस्पिटल का बिल पूछा। बिल की रकम सुनकर वो औरत फिर से रोने लगी। 50 लाख कहाँ से लाएगी वो इतने सारे पैसे? रिसेप्शनिस्ट उस औरत को देखते हुए बोली, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस नंबर पर बात कर सकती हैं, ये हमारे हॉस्पिटल में पैसे डोनेट करते हैं और हो सकता है कि ये आपकी मदद कर दें। आप एक बार बात करके देख लीजिए, अगर कुछ हो सकता हो तो। हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी स्वरा मित्तल, वो औरत बोली। रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ फॉर्म बढ़ाते हुए बोली, जी मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में पैसों से ज्यादा लोगों को अहमियत दी जाती है। हमारे चेयरमैन आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ बुरे डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे बचकर रहिएगा। जैसे अभी अभी जो अंदर गए हैं ऑपरेशन करने, वो भी। दिल्ली में शिवाय की महंगी कार एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकी। होटल पर बड़े बड़े अक्षरों में स्टार्स विद फूड लिखा हुआ था। शिवाय बड़े ही एटीट्यूड से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वहां से आती जाती लड़कियां तो मानो अपनी जगह पर जम गई हो। वे सभी शिवाय को देख रही थी। कई लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर शिवाय को ताड़ने में बिजी हो गई। सभी लड़कियां सीधा शिवाय की तरफ भागी, पर उससे पहले ही गार्ड्स ने आकर शिवाय को कवर कर लिया। व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट पर ब्लैक कोट डाले शिवाय किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसका चार्म इतना था कि लड़कियां उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। भीड़ में से एक लड़की जोर से चिल्लाई, शिवाय आई लव यू, शिवाय प्लीज कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, शिवाय तुम कितने हैंडसम हो, शिवाय क्या तुम मुझसे शादी करोगे, शिवाय एक ऑटोग्राफ तो दे दो प्लीज। ऐसे ही न जाने कितनी आवाजें भीड़ से आ रही थी। तभी आर्या भी कार से बाहर आई और होटल को देखने लगी और उसे देखते ही वहां एकदम से सब कुछ शांत हो गया। जहां अभी सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अचानक चुप हो गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो या पूरे होटल पर जैसे किसी ने हमला कर दिया हो। लग रहा था जैसे सबकी आंखें अभी ही बाहर निकल कर आएंगी। तभी 15-16 साल का लड़का रेड रोज लिए वहां दौड़ते हुए आया
और उस खूबसूरत लड़की के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? आर्या कार से बाहर उतरकर होटल को देख रही थी। वो उस लड़के की आवाज सुनकर मुड़ी और उस क्यूट लड़के को देखने लगी जो बस एक बड़ी सी मुस्कान लिए उसे प्रपोज कर रहा था। सभी लोग मुंह खोले उस लड़के की डेयरिंग देख रहे थे और उस खूबसूरत लड़की के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वहाँ ऐसा लग रहा था कि किसी मूवी का सस्पेंस सीन चल रहा हो। आर्या ने उस लड़के के हाथ से रोज ले लिया तो चारों तरफ जो लड़के प्रे कर रहे थे कि ये खूबसूरत लड़की ना कह दे, उन सभी का दिल टूटने लगा। तभी उस खामोशी को चीरते हुए आर्या की प्यारी आवाज आई, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ, क्या एज है तुम्हारी? वो लड़का उठते हुए बोला, बहुत बड़ा हूँ मैं, पूरे 16 साल का हूँ। आज मेरा बर्थडे है, यहाँ मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। आर्या ने उस तरफ देखा जहाँ कुछ लड़के लड़कियां आर्या को देखकर अपना हाथ हिला रहे थे और जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे ताकि आर्या उनके दोस्त को हाँ कर दे। उसकी बात सुनकर आर्या मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान वहाँ खड़े उसके अभी अभी बने हुए आशिकों की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, तो आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और यहाँ मौजूद लड़कियों से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने चारों तरफ देखा जहाँ खड़ी सभी लड़कियों ने ज्यादातर शॉर्ट और मॉडर्न कपड़े पहने थे। ऑफ कोर्स मेकअप भी किया था। एक बार फिर आर्या की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख वहाँ खड़े सभी लड़कों के होठों पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या ने उन सभी पर कोई जादू कर दिया हो। वो लड़का अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय आप हंसते हुए और भी प्यारी लग रही हो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। मैं सच कह रहा हूँ, आज से आप मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। आप चाहो तो सभी से पूछ सकती हो। आर्या को उसकी बात पर और हंसी आने लगी। इस सबसे बेखबर कि चार गुस्से से भरी आंखें उस लड़के और लड़की को देख रही थी। शिवाय जो अपने लुक्स की तो नुमाइश कर रहा था, पर लोगों को आर्या के लिए इस तरह के रिएक्शन देखकर आर्या को घूर कर देख रहा था। जब उसने आर्या को हंसते हुए देखा तो मन में बोला, ये सब नाटक है इसका। कैसे जानबूझकर हंस हंस कर बात कर रही है, जैसे अभी ही इस बच्चे को हाँ कर देगी। इस बच्चे को भी उसकी मांग भरी हुई नहीं दिख रही है क्या? और गले में जो पहना है वो वैसे लड़के की गलती भी नहीं है। ये नकचड़ी लड़की है ही बना की खूबसूरत। मेरा बेटा, उसका क्या हुआ? वो क्यों कुछ नहीं बोला अब तक? उसके इतना सोचने की देर थी कि वहाँ एक प्यारी मगर गुस्से से भरी आवाज आई, दूर रहो उनसे, वो सिर्फ मेरी है। एक बार फिर सबकी सांसें फिर से चलने लगी थी, जो इस खूबसूरत लड़की को खोने के डर से रुक गई थी, क्योंकि सभी लड़के कम से कम एक बार तो इस लड़की को प्रपोज करके अपना लक आजमाना चाहते थे। तभी सभी की आंखें उस आवाज के मालिक को देखने के बाद जैसे झपकना ही भूल गई थी। कार के अंदर से एक व्हाइट ट्राउजर वॉयलेट शर्ट पहने प्यारा सा लड़का बाहर आया, जिसे देखकर फिर से सभी लड़कियों की आंखों में खुशी तैर गई। वो लड़का इतना प्यारा लग रहा था कि वहाँ खड़े लड़के भी उसे देखकर हैरान हो गए कि एक बच्चा इतना प्यारा कैसे हो सकता है, जबकि बच्चे तो एक नंबर के शैतान होते हैं। शिवांश आकर आर्या के सामने खड़ा हो गया। वो गुस्से से उस लड़के को देखते हुए बोला, Who are you? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम ऐसे कैसे नहीं रोज दे सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं रेड रोज का मतलब क्या होता है? वो लड़का हैरानी से उस बच्चे को देखते हुए बोला, हे ब्रो, मैं काव्य हूँ, क्या ये तुम्हारी दीदी है? शिवांश गुस्से से बोला, तुम किस तरह से इन्हें मेरी दीदी कह रहे हो? हाँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। शिवांश जोर से बोला, चाचू, करण चाचू कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। उसकी आवाज सुनकर करण दौड़ता हुआ उसके सामने आकर अपने घुटनों पर बैठकर अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, बोल साले, इतनी जोर से क्यों गला फाड़ रहा है? कोई मर गया है क्या? एक तेरा बाप और एक तू हो गया। दोनों ही मेरी छाती पर चढ़कर तबला बजाते रहो। चैन नहीं आता तुम्हें मेरे बिना कहीं भी। शिवांश भी उसी टोन में धीरे से बोला, अबे तमीने, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, ज्यादा मत बोल। जो कह रहा हूँ चुपचाप कर, नहीं तो सोच लेना। बाप तो मेरा अभी भी यही है। उसकी बात सुनकर करण ने अपनी जीभ काट ली। आखिर उसी ने तो इस छोटे बच्चे को इतना सब सिखाया था, इसके बाप से बदला लेने के लिए। वो धीरे से बोला, ओके बाबा, जो बोलेगा वो करूंगा, बोलो तो सही। शिवांश अपने सामने खड़े काव्य को देखकर बोला, चाचू, मुझे इस लड़के को यहाँ से निकालना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी आरू को रोज देने की? शिवांश की बात सुनकर करण धीरे से बोला, वाह बेटा, सही जा रहा है, पूरा का पूरा अपने चाचू पर गया है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा तो करण खड़ा हुआ और उस लड़के को देखकर बोला, अभी तो तुम 16 के हुए हो, इतनी सी उम्र में एक शादीशुदा लड़की से दोबारा शादी करना ठीक नहीं है ना? उसकी बात सुनकर सभी ने इस सामने खड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराती हुई लड़की को देखा। ये शादीशुदा है? सभी के दिमाग में एक ही सवाल आया। इतनी देर से दूर खड़ा शिवाय अपनी लाइमलाइट किसी और को मिलते देख अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था।
उसने अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाए और कार की दूसरी तरफ जाकर शिवांश को अपनी गोद में उठाया। फिर आर्या का हाथ पकड़कर बिना देर किए होटल के अंदर चला गया। अब जाकर वहां खड़े लोगों को समझ आया कि जिन लोगों को देखकर अभी अभी वो सभी उनके साथ ख्वाब सजा रहे थे, वो एक फैमिली है, अ परफेक्ट फैमिली। करण उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बस एक बात कहूं, वो जो सफेद कपड़ों में हैंडसम सा लड़का दिख रहा है ना, यानी मेरा बॉस, उसके होते हुए तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम भी पता नहीं कब होगा। और ये जो हरकत तुमने की है ना, इसके लिए तो अभी मैंने तुम्हें बचा लिया, पर इस लड़की से कोसों दूर रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। कहते हुए करण विसल बजाते हुए आगे बढ़ा ही था कि वहां खड़ी लड़कियों ने उसे घेर लिया। अब भाई करण भी कुछ कम नहीं था दिखने में। करण खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ लिया? मेरा बॉस कितना हैंडसम है, तुम लड़कियों की आंखें खराब हो गई हैं क्या? उनमें से एक लड़की बोली, आंखें सही हैं, तभी तो तुम्हें पकड़ा है, नहीं तो तुम्हारे बॉस के आसपास जितने गार्ड्स हैं ना, वही हमारी आंखें निकाल देंगे। और उसके पास तो इतनी खूबसूरत बीवी है, तो वो कहाँ हमें देखेगा? अब बचे तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना प्लीज। करण अपना ब्लेजर उस लड़की के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, मुझे नहीं बनना। दूसरी लड़की बोली, ठीक है, उसके नहीं तो मेरे ही बन जाओ। करण झल्ला कर बोला, अरे मुझे किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी यही है, प्लीज मुझे जाने दो। उसने मुझे इतनी सारी लड़कियों के बीच देख लिया तो मेरा मर्डर कर देगी। एक लड़की बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। करण खुद को बचाने के लिए बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे गुस्से से इसी तरफ आ रही है। सभी लड़कियों ने उस तरफ देखा तो करण धीरे से उनके बीच से निकलकर ऐसे भागा जैसे वहाँ एक सेकंड और रुकने पर उसे अपनी इज्जत के लिए मर्डर करने पड़ते। होटल के एक लग्जूरियस प्राइवेट रूम में बड़े से डाइनिंग टेबल पर कुछ अमीर और फैशनेबल कपल बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनके सामने कुछ महंगे डिश रखी हुई थी, जिनमें से ज्यादातर हरी सब्जी थी। उनमें से एक महिला अपने हाथ टेबल पर रखते हुए धीरे से बोली, मैंने सुना है मिस्टर माहेश्वरी बहुत हैंडसम है। दूसरी औरत ने चोर नजरों से अपने पति को देखा, जो अपने में बिजी था। वो उससे बोली, यस मिसेस दीवान, मैंने उन्हें एक बार सामने से देखा है, जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। मिस्टर माहेश्वरी सच में बहुत हैंडसम और हॉट है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कामदेव के सामने खड़ी हूँ। तीसरी औरत बीच में बोली, मिसेस सिंघानिया, मैंने तो सुना है जल्द ही मिस्टर माहेश्वरी माहेश्वरी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उसकी बात पर सभी औरतें उसे देखने लगी। मिसेस दीवान बोली, क्या आप सच कह रही है मिसेस मल्होत्रा? मैं तो आज इस पेरेंट्स मीटिंग में भी इसीलिए आई हूँ ताकि मैं हमारे हैंडसम और हॉट डॉक्टर से मिल सकूं। तभी बीच में मिसेस कपूर बोली, लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी की तो शादी हो गई है और उनका एक 5 साल का बेटा भी है, फिर आप लोग ऐसे उस आदमी के बारे में कैसे बोल सकती हैं? आखिर ऐसा है क्या डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी में? मिसेस सिंघानिया उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मिसेस कपूर, आप अभी डॉक्टर माहेश्वरी से मिली नहीं है ना, इसीलिए ये सब कह रही है। थोड़ा सब्र रखिए, फिर देखिए सब्र का फल कैसा होता है। जहाँ महिलाओं के बीच शिवाय की बात चल रही थी, वहीं आदमियों में शिवाय के साथ आई लड़की के बारे में गॉसिप्स हो रहे थे। तभी रूम का डोर खुला, सभी ने नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ शिवाय अपनी गोद में शिवांश को लेकर अंदर आ रहा था। मिसेस कपूर, जो अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि जो आदमी आने वाला है वो बाकी यहाँ आए बिजनेसमैन की तरह ही तो होगा, और यहाँ आए सभी लोग एक डॉक्टर के लिए इतनी बेसब्री से वेट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने शिवाय को देखा, वो अपनी बगल में बैठी मिसेस दीवान से बोली, ये कौन है? मिसेस दीवान बोली, डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी और उनका बेटा शिवांश माहेश्वरी। मिसेस कपूर जोर से बोली, क्या? और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। उनके ऐसे अचानक खड़े होने पर सभी उनको देखने लगे। मिसेस कपूर एम्बैरेस होकर सभी से सॉरी बोलकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। शिवाय रूम के अंदर एंटर होते हुए शिवांश से बोला, शिवू, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहते हो? शिवांश अपने सिर पर मारते हुए बोला, ओहो, मैं तो आरू को लाना ही भूल गया। शिवाय उसे डांटते हुए बोला, तुम मम्मा को उनके नाम से क्यों बुला रहे हो? वो बड़ी है ना तुमसे, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। शिवांश अपने पीछे खड़ी आर्या से कुछ बोलने ही वाला था कि आर्या का फोन बजा। आर्या फोन देखकर धीरे से फुसफुसाई, अननोन नंबर। फिर वो शिवांश से बोली, शिवू, आप कुछ देर आरू का वेट करो, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। आर्या ने आरू कहकर साफ बता दिया था कि उसे शिवांश का आरू कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। शिवाय आर्या को डांटना चाहता था, पर अभी यहाँ बात उसके प्रेस्टीज की थी। उसने सिर घुमाकर अपने बेटे को देखा, जो तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। शिवाय आईब्रोज चढ़ाकर बोला, हंस लो अपने बाप पर, और करते ही क्या हो तुम दोनों माँ बेटे। आर्या ने फोन रिसीव कर कान में लगाया। दूसरी तरफ से एक औरत की धीमी मगर परेशान आवाज आई, जिसे सुनकर आर्या की भौहें कस गईं। सेम टाइम पर असम के हेल्थ केयर हॉस्पिटल में
स्वरा जी ओटी के सामने जाकर बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखें बस ओटी के दरवाजे पर थी। वो देख रही थी कि सभी डॉक्टर आराम से ओटी के अंदर बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तभी वो डॉक्टर बाहर आया तो स्वरा जी जल्दी से उनसे बोली, डॉक्टर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मेरे बेटे की हालत पहले से ही बहुत खराब है। डॉक्टर बोले, सॉरी मैम, लेकिन जब तक आप फीस नहीं भरती हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। डॉक्टर ने साफ झूठ बोल दिया। स्वरा जी गुस्से से रोते हुए उस डॉक्टर की कॉलर पकड़कर बोली, झूठ मत बोलिए डॉक्टर, अब तक तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। डॉक्टर गुस्से से उस औरत को खुद से दूर झटकते हुए बोला, जो करना है कर लो, लेकिन उससे पहले अपने बेटे की लाश लेकर जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तो उसका इलाज किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला। स्वरा जी रोते हुए गुस्से से बोली, डॉक्टर अपनी जुबान पर लगाम रखो, क्योंकि अगर मुझे लगानी पड़ी ना तो तुम्हें तुम्हारी जुबान ही नहीं मिलेगी। डॉक्टर को इस औरत पर बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, वॉचमैन वॉचमैन, लेकर बाहर फेंक दो इस औरत को, और अगर ये कल अपने मरे बेटे को लेने आए तो उसकी लाश भी दे देना इसे। उसकी आवाज सुनकर वॉचमैन दौड़कर वहां पहुंच गया। उस औरत से इज्जत से बोला, मैम आप इनके सामने कुछ मत कहिए, यहाँ अभी इनकी ही चलती है, अभी चुपचाप चलिए। वो अपना हाथ झाड़ते हुए बोली, इस डॉक्टर को अपनी जान से प्यार नहीं है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब बोलने की। कहते हुए वो रोने लगी। उस वॉचमैन को इस औरत की हालत पर दया आ गई। वो बोला, मैम यहाँ पर पेशेंट की जान को ही सबसे पहले देखा जाता था, पर जब से ये नया डॉक्टर आया है तब से पैसे का बोलबाला है। आप इस नंबर पर कॉल करो, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये आपकी मदद जरूर करेगी। मेरी बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाती है, हमारे साहब तो बहुत अच्छे हैं, पर ये डॉक्टर एक नंबर का कमीना है। वॉचमैन ने उस नंबर पर कॉल करके स्वरा जी को थमा दिया। स्वरा जी ने हिचकिचाते हुए फोन ले लिया। अभी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो अपने तरीके से इस डॉक्टर को मना सकती थी, पर क्या पता ये डॉक्टर ऑपरेशन के बीच में उनके बेटे को कुछ नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, हेलो कौन? वो वॉचमैन बोला, आर्या बेटा, हम बोल रहे हैं कृष्णा काका। आर्या अपने फोन पर शो हो रहे अननोन नंबर को देखकर बोली, जी कृष्णा काका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? सब ठीक है ना? बच्चे कैसे हैं? हेलो काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपने अननोन नंबर से भी कॉल किया है? कृष्णा काका मुस्कुराते हुए बोले, जी आर्या बेटा, सब ठीक है, और हमारा फोन खराब हो गया था इसलिए दूसरे फोन से कॉल किए हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आर्या बोली, जी बोलिए। कृष्णा काका बोले, जी आर्या बेटा, वो देव मैम के पापा ने फिर से यहाँ एक मरीज का इलाज करने से मना कर दिया है, आप उनकी माँ से बात कर लीजिए। स्वरा जी फोन लेते हुए बोली, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है और डॉक्टर ने उसका इलाज करने से साफ मना कर दिया है। बेटा आप कुछ कर सकती हैं? आर्या ने प्यार से कहा, जी आंटी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कल तक होश आ जाएगा। बस आप फिर से उस डॉक्टर के पास जाइए और उसे मेरा फोन उठाने को कहिए। स्वरा जी बिना देर किए अपने आंसू पोंछते हुए उठी और कृष्णा काका का धन्यवाद कर जल्दी से उस डॉक्टर के कैबिन में गई। वो डॉक्टर आराम से अपने फोन में गेम खेल रहा था। स्वरा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। डॉक्टर ने जब उस औरत को फिर से अपने सामने देखा तो वो उस पर चिल्लाते हुए बोले, इस औरत को अंदर किसने आने दिया? मैं तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करने वाला। तभी उसका फोन बजने लगा। स्वरा जी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने आंखों से ही डॉक्टर को अपना फोन उठाने का इशारा किया। स्वरा जी का ऐसा रिएक्शन देखकर डॉक्टर को कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो डॉक्टर जैन, उम्मीद है आप पहचान ही गए होंगे मुझे। आपकी बेटी की लाइफ की मंगल, शनि, राहु, केतु सब मैं ही तो हूँ। सुना है आपने मेरे रिलेटिव को ऑपरेट करने से मना कर दिया है। लगता है आपको अपनी जॉब से प्यार नहीं है, तभी आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। आर्या की आवाज धीरे धीरे सख्त और गुस्से से भरी सुनाई देने लगी। डॉक्टर जैन के हाथ कांपने लगे। उनके पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। उनकी बेटी ने उन्हें पहले ही आर्या से दूर रहने को कह दिया था, पर कुत्ते की तुम कितनी भी कोशिश कर लो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। डॉक्टर जैन अपने डर को छिपाते हुए बोले, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? दूसरी तरफ से आर्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में डॉक्टर जैन को कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया। वो दिखाना नहीं चाहते थे, पर उनके हाथ कांप रहे थे। आर्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शांति से बोली, अब तुमने मुझे नाराज कर दिया है डॉक्टर, अब तो तुम्हें डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी से ही निपटना होगा। डॉक्टर जैन कुछ कह पाते उससे पहले ही फोन कट गया। डॉक्टर जैन ने अपने टेबल पर रखा पानी का पूरा ग्लास एक सांस में गटक लिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते हुए चेयर पर बैठ गए।
उस पेशेंट का ऑपरेशन अब कौन करेगा? डॉक्टर जैन को सबक सिखाने के लिए आर्या अब क्या करेगी? क्या शिवाय को इस बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। दिल्ली में शिवाय आर्या को ढूंढते हुए खुद में बड़बड़ाया। इस लड़की के पैर एक जगह रुकते नहीं है। बेटे के दोस्तों से मिलने आए थे, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अचानक उसकी नजर रेस्टोरेंट के कोने में बैठे बच्चों के ग्रुप पर गई, जिनमें उसे अपना बेटा भी दिखा और शायद उसकी माँ भी। शिवाय बिना देर किए उस तरफ चला गया। उसने देखा वहाँ शिवांश, आर्या और शिवांश के दोस्त बैठे अजीब तरीके से खाना खा रहे थे। शिवाय उन सभी से बोला, आप सभी यहाँ क्यों खाना खा रहे हो? अंदर अपने पार्टनर्स के साथ खाना खाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी ने उस तरफ देखा। उसे देखकर आर्या ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा बड़ा सा आइसक्रीम टब टेबल के नीचे छुपा दिया। उसे ऐसा करते देख सभी बच्चों ने झट से अपनी अपनी आइसक्रीम टेबल के नीचे छुपा दी। उन सभी को अपने जैसा करते देख आर्या ने अपने सर पर अपने हाथ रख दिए। उसके साथ साथ बाकी बच्चों ने भी। ये थोड़ा फनी सीन हो गया था, जिससे आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाय फिर से बोला, कोई कुछ बताएगा? उनमें से एक लड़का बोला, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। शिवाय नासमझी में बोला, व्हाट? उसके बगल में बैठी छोटी सी लड़की बोली, वंश देखो ना, शिवू के पापा भी कितने ब्यूटीफुल हैं। उसकी बात सुनकर शिवाय की बोलती बंद हो गई। दूसरी तरफ आर्या और शिवांश बड़ी बड़ी आंखों से शिवाय को देख रहे थे। वंश उस लड़की के सर पर मारते हुए बोला, अरे बुद्धू, लड़के ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम होते हैं। पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं आता। दूसरी लड़की शिवाय से बोली, ब्रो कैन यू किस मी? उसके ऐसे बोलने पर सभी बच्चे उसे ऐसे देखने लगे जैसे वहाँ पर किसी बड़ी लड़की ने किसी लड़के को सबके सामने प्रपोज कर दिया हो। पिंकी उस लड़की से बोली, दिया, तुम ऐसे कैसे किसी लड़के को बिना जाने प्रपोज कर सकती हो? दिया बोली, जैसे अभी अभी प्रेटी आरू ने किया था। वो आर्या की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर वहाँ पर बैठा चौथा लड़का शर्माने लगा, जैसे उसकी ही बात हो रही हो। दिया की बात पर शिवू नाराज होते हुए बोला, दिया, आरू ने तुम सभी को किस किया था, सिर्फ विशु को नहीं। तो मैंने भी सिर्फ किस ही तो मांगी है। कहते हुए दिया ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। आर्या शिवांश को समझाते हुए बोली, बेटू गलत बात, आपको अपनी फ्रेंड से इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। फिर वो दिया को अपनी तरफ घुमाकर उसके गुस्से से फूले छोटे छोटे लाल गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, दिया बेटा, आपको भी इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। टाइम आने पर फ्रेंड्स ही आपका साथ देते हैं, और अगर आप उनसे ही गुस्सा हो जाओगे तो कैसे चलेगा? दिया उन सब में सबसे छोटी और सबसे गुस्से वाली थी। पिंकी बीच में बोली, सॉरी दिया, मैंने गलत कहा। दिया ने शिवाय को देखा तो उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिया को अपनी तरफ देखता पाकर शिवाय को उसकी कही बात याद आई और वो एकदम से बोला, नो। उसका जवाब सुनकर दिया ने अपना सिर झुका लिया। शिवाय वहाँ आया और दिया को अपनी गोद में उठाकर बोला, मुझे किस करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किस करने दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर दिया ने तुरंत उसके गालों पर किस कर दिया। पिंकी भी अपनी चेयर पर खड़े होते हुए बोली, ब्रो मुझे भी। लेकिन फिर वो दिया को देखकर चुप हो गई। कहीं दिया बुरा मान गई तो? उसने अभी तक पिंकी की सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं की थी। शिवाय ने दिया की तरफ देखा तो दिया ने अपनी दोनों आईज विंक कर दी। शिवाय ने दिया को नीचे उतारकर पिंकी के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, अब मैंने मना तो नहीं किया ना, तो तुमने अपना चेहरा क्यों लटका लिया? पिंकी ने दिया की तरफ देखा जो वापस अपनी चेयर पर बैठकर उसे ही देख रही थी। दिया बोली, जल्दी किस्सी ले लो, नहीं तो तुम्हारे ब्यूटीफुल ब्रो चले जाएंगे। उसकी बात पर पिंकी बोली, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं भी ब्रो से किस ले लूं? दिया अपने छोटे हाथ को अपने सर पर मारते हुए बोली, हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का मेरे बिना? अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ तो इसका मतलब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ना? वैसे भी गलती हर बार मेरी होती है और हर बार सॉरी तुम बोलती हो। दैट्स नॉट फेयर। पिंकी खुशी से शिवाय के गाल पर किस करके अपनी आइसक्रीम टेबल के नीचे से निकालकर खाने लगे। आर्या ने शिवू को देखा, जिसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या सोच रहा है। आर्या उसे वापस चेयर पर बैठाते हुए बोली, अभी जल्दी से ये सब खा लो, तुम्हारे पापा ने देख लिया ना तो ये भी छीन लेंगे। शिवांश ने शिवाय को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। शिवांश ने भी अपनी आइसक्रीम निकाली और उसे खाते हुए आर्या से बोला, आरू मुझे सब कुछ खाना है, नहीं तो हर बार की तरह पेरेंट्स मीटिंग में सिर्फ सैलेड और वो ढेर सारी हरी हरी घास ही पापा शिवू को खिलाते हैं, वो भी कच्ची। उनसे 2 चेयर आगे बैठा शिवाय उन्हें ही देख रहा था। वो चेयर से खड़े होते हुए बोला, ओके बच्चों, अभी मुझे जाना है, आप लोग एंजॉय करो। तभी पिंकी सभी बच्चों से बोली, अरे सभी जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। वंश अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, लेकिन क्यों? पिंकी भी अपनी आंखें क्लोज करते हुए बोली, तुमने अपने मॉम डैड को देखा नहीं क्या? जब वो कहीं जाते हैं तो किस करते हैं,
तो शिवू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। दिया अपनी उंगलियों के बीच से झांकते हुए बोली, तो ये बुद्धू कि तुम्हारे पापा जा रहे हैं तो वो भी तो तुम्हारी मम्मा को किस करेंगे ना, और बड़े लोगों की किस बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। हाँ, तीनों बच्चे एक साथ बोले। शिवू ने अपना प्यारा चेहरा घुमाकर शिवाय को देखा, जो हैरानी से इन शैतान बच्चों को देख रहा था। फिर उसने आर्या को देखा, जिसका हाल भी कुछ शिवाय जैसा ही था। शिवू का चेहरा देखकर आर्या अपनी हैरानी छुपाते हुए उससे बोली, क्या हुआ शिवू, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवांश शिवाय की तरफ देखकर बोला, पापा मैंने तो बस उस वक्त ऐसे ही मम्मा को किस करने दिया था, पर अब आप बार बार मम्मा को किस करोगे, ये तो गलत बात है ना। आप तो मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। शिवाय झट से बोला, कौन तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है? मैंने तो अभी आर्या को किस करने के बारे में सोचा भी नहीं। शिवांश चेहरा लटकाकर बोला, अभी सोचा नहीं है तो क्या आप करोगे भी नहीं? शिवू ने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे वो सुनना चाहता हो कि नहीं बेटे, तेरे आज्ञा के बिना तेरा बाप तेरी माँ की तरफ देखेगा भी नहीं। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में आर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शिवाय का फोन बजा। फोन पर डॉक्टर दीक्षित असम नाम फ्लैश हो रहा था। उसने झट से फोन उठा लिया। असम में कुछ समय पहले डॉक्टर जैन ने सांस ली ही थी जब उनके कानों में एक बेहद सर्द आवाज आई। डॉक्टर, क्या कहा था तुमने, याद है ना? क्योंकि अगर अब कल सुबह तक मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो मेरे बेटे को तो कोई और भी बचा लेगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? डॉक्टर जैन ने देखा तो सामने स्वरा जी खड़ी थी, जो उन्हें ही घूर रही थी। वो तुरंत अपनी चेयर से हड़बड़ी में खड़े होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, सॉरी मैम, मैं अभी ऑपरेशन शुरू करता हूँ। डॉक्टर जैन अपने कैबिन से बाहर निकलकर खुद को कोसते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा ओटी की लाइट ऑन हो गई, जिसका मतलब साफ था कि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। एक वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर से दौड़ता हुआ बाहर आया। वो कुछ लेने आया था। डॉक्टर जैन उसे रोकते हुए बोले, ये ऑपरेशन कौन कर रहा है, वो भी मेरी परमिशन के बिना? वार्ड बॉय अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, लेडी बॉस का फोन आया था। डॉक्टर दीक्षित पर्सनली पेशेंट को अटेंड करने आए हैं और चेयरमैन सर को भी डॉक्टर दीक्षित ने कॉल कर पेशेंट की पूरी जानकारी दे दी है। वो कुछ घंटे में आ जाएंगे। डॉक्टर, क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे जल्दी से सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वापस भी जाना है। डॉक्टर जैन ने उसका हाथ छोड़ दिया। शिवाय का यहाँ आना मतलब उनके प्लान पर पानी फिरना। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर जैन खुद कभी शिवाय के सामने नहीं आते थे। जैसे ही उन्हें पता चलता कि शिवाय असम आने वाला है, वो कुछ काम का बहाना कर यहाँ से चले जाते। अचानक डॉक्टर जैन को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। एक नर्स ने उन्हें देख लिया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहाँ स्वरा जी अपनी लाल आंखों से ऑपरेशन थिएटर के सामने लगी बेंच पर बैठी डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रही थी। दिल्ली में कुछ देर बाद शिवाय ने फोन रखते ही आर्या से कहा, मुझे अभी जाना होगा, शिवू का ध्यान रखना, नहीं तो तुम जानती हो अगर मेरे बेटे, हमारे बेटे, शिवू बीच में अपने पापा को घूरते हुए बोला। अपने बेटे के एक्सप्रेशंस को समझते हुए शिवाय ने अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए कहा, तुम जानती हो हमारा शिवू कितना जिद्दी है, वो तुम्हें बहुत परेशान कर देगा, तो इसका नहीं अपना ख्याल रखना। कहकर शिवाय ने शिवांश की तरफ देखा, जो आर्या को देख रहा था। वहां से जाते हुए शिवाय खुद से बोला, ये लड़का भी ना ऐसे अपने बाप को कौन डराता है यार। शिवाय के जाने के बाद आर्या अपना आइसक्रीम टब टेबल के ऊपर रखकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, शुक्र है राक्षस ने ये आइसक्रीम नहीं देखी, नहीं तो वो मुझे। शिवाय को भला बुरा बोल वो बच्चों से बातें करते हुए खाने लगे। असम के हेल्थ केयर हॉस्पिटल में स्वरा जी लाल आंखों से बेंच पर बैठी ऑपरेशन थिएटर को देखे जा रही थी। कई घंटों के बाद भी अब तक कोई स्वरा जी से मिलने नहीं आया था। तभी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ दरवाजे की तरफ जाने लगा। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर दीक्षित भी बाहर आए। उन्हें देखकर स्वरा जी जल्दी से उनसे बोली, मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर, उसे होश कब आएगा? डॉक्टर दीक्षित अपना मास्क निकालकर निराश आवाज में बोले, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, आपके बेटे की हालत बहुत खराब है। एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ धंस गया है, जिससे उनकी वो नस दब गई है जो बॉडी और ब्रेन को जोड़े रखती है। हमने पूरी कोशिश की है, वो इतनी देर तक सरवाइव कर पाए, ये उनकी विल पावर का नतीजा है। आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं, इट्स इम्प्रेसिव। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हमारे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, जो पूरे एशिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। आप चिंता मत कीजिए, वो आपके बेटे को जरूर बचा लेंगे। स्वरा जी डॉक्टर से कुछ कहने वाली थी कि उनकी नजर एक परछाई पर गई, जो लंबे लंबे कदम भरते हुए उसी तरफ आ रही थी। परछाई से ही स्वरा जी को एक अजीब सी अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। स्वरा जी अपने पल्ले से अपना मुंह छुपाते हुए थोड़ा पीछे हट गए। शिवाय तेज कदमों से चलकर उन दोनों के सामने आकर डॉक्टर दीक्षित से बोला, डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं ओटी के कपड़े पहन कर आता हूँ, हम ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। शिवाय ने अपने सामने खड़ी औरत को देखा और फिर डॉक्टर दीक्षित को देखने लगा। डॉक्टर दीक्षित ने हाँ में अपना सिर हिला दिया।
शिवाय ने स्वराजी को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को ठीक करने की। कहते हुए शिवाय जल्दी से चेंज कर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। तब जाकर स्वराजी ने अपने चेहरे पर से अपना पल्लू हटाया और वो धम से पीछे चेयर पर बैठ गई। आज की अनहोनी देखकर वो सदमे में आ गई थी और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अब क्या होगा? अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। स्वराजी शिवाय से क्यों छिप रही थी? क्या उनके बीच कोई पुराना रिश्ता था? स्वराजी का सच जानने के बाद क्या शिवाय उनके बेटे को बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।